असलकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिया। आज की इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन एज को लिटरेरी एस्पेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एंग्लो नॉर्मन्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं, उसमें एंग्लो नॉर्मन को इंग्लैंड का रूल मिला। अब जो एंग्लो सैक्सन की एज थी उसमें उन्होंने एपिक्स लिखी, जैसे बेओवुल्फ। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि एक हीरो जो बेओवुल्फ था उसके ग्रैंडर को डिस्कस किया, उसकी शानो शौकत, उसकी अजमत के हवाले से इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा, उसके एडवेंचर्स को डिस्कस किया। जबकि एंग्लो नॉर्मन्स का लिटरेचर इससे डिफरेंट था। इस पीरियड में दो लिटरेरी फॉर्म्स इवॉल्व हुई, जिनमें एक रोमांसेस थे और दूसरी फॉर्म जो थी वो मिरेकल या मोरालिटी प्लेस थे। अब रोमांसेस क्या थे? ये मुख्तलिफ हीरोज़ और हीरोइंस, उनके एडवेंचर्स की कहानियाँ थीं। अब इन रोमांसेस का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो इनकी पोएटिक कंपोजिशन नहीं थी, बल्कि वो स्टोरीज थी उन हीरोज़ और हीरोइंस की। यानी ये जो रोमांसेस थे ये अपनी पोएटिक फॉर्म की वजह से फेमस नहीं थे, बल्कि ये जिन स्टोरीज को डिस्कस करते थे उसकी वजह से ये पब्लिक आई में आए। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म थी वो थे मिरेकल प्लेस, जिनको मिस्ट्री प्लेस भी कहते हैं, और मोरालिटी प्लेस। अब मिरेकल प्लेस क्या थे कि जो बाइबल की स्टोरीज होती थी उनको परफॉर्म किया जाता था, और मोरालिटी प्लेस क्या थे, यानी इनमें अच्छाई और बुराई, ये दो एट्रीब्यूट्स, इनको पर्सोनिफाई किया जाता था। अब पर्सोनिफाई कैसे किया जाता था? इसमें दो कैरेक्टर्स ले लेते थे, जिनमें से एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता था वॉइस को और दूसरा रिप्रेजेंट करता था वर्च्यू को। तो इस तरह इन एट्रीब्यूट्स को, इन वॉइसेस और वर्च्यूज को एक फिजिकल अपीयरेंस दे दी जाती थी और फिर इनको परफॉर्म किया जाता था। अब आगे आ जाते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के मेजर राइटर्स। इनमें जो पहला राइटर था वो है विलियम लैंगलैंड। ये अपने किस वर्क की वजह से मशहूर हुआ? वो था विजन ऑफ पायर्स द प्लाउमैन। अब ये जो पोइम थी ये एक सटायर थी, यानी तंज़ो मज़ाह में विलियम लैंगलैंड ने उस वक्त की रिलीजियस और एथिकल इश्यूज को पॉइंट आउट किया, जिसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो था, जो पोएम का मेन कैरेक्टर था, वो एक प्रॉफिट का है, जिसमें वो एक सिंफुल सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स को रिजेक्ट करता है और लोगों को एक वर्चुअस लाइफ की तरफ प्रोवोक करता है। उसके बाद विलियम लैंगलैंड एक सटायरिक पोइट था, यानी ये अपनी राइटिंग्स में एक टॉन्टिंग वे को इस्तेमाल करता है, और इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हर बंदा या हर लेवल पे जो लोग हैं, अगर वो अपना काम एक जिम्मेदारी से करेंगे तो ऐसे सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अब विलियम लैंगलैंड एक सटायरिक पोएट तो था ही, लेकिन उसने अपनी राइटिंग्स में एलिगरी और रियलिज्म इसको यूज़ किया। अच्छा, अब एलिगरी क्या होती है? एलिगरी एक लिटरेरी टर्म है जिसमें किसी भी हिडन मीनिंग को किसी भी कैरेक्टर या इवेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एनिमल फॉर्म, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं और जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इवेंट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इसी तरह रियलिज्म क्या होती है? ये भी एक लिटरेरी टर्म है जिसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस, यानी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो इस तरह लिखा जाए कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो अपने वक्त का जिसमें वो लिखा गया है, यानी उस टाइम पीरियड की सोशल सिचुएशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस या उस वक्त के प्रेवलेंट सर्कमस्टांसेस को पोर्ट्रे करे। उसके बाद आता है जॉन गोवर। जॉन गोवर फेमस था कॉन्फेशन अमेंटिस की वजह से, जो कि अ काइंड ऑफ डायलॉग और अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन थी एक पोएट और डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान। अब ये जो वर्क था कॉन्फेशन अमेंटिस का, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा था वो मुख्तलिफ स्टोरीज पे मुश्तमिल करता था। अच्छा, जॉन गोवर एक नैरेटिव पोइट था। नैरेटिव पोइट कौन होता है? जो पोइट्री की फॉर्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट स्टोरीज को एक्सप्लेन करे
और जॉन गॉवर ने भी अपने इस वर्क कॉन्फेशन अमेंटिस में पोएटिक फॉर्म के थ्रू डिफरेंट स्टोरीज को डिस्कस किया, यानी शायराना अंदाज में मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी हैं, तो इस वजह से इसको नैरेटिव पोएट कहा जाता है। अब आगे आ जाता है चौसर। एंग्लो नॉर्मन एज में जो 1300 to 1500 का पीरियड था, ये लिटरेचर के हवाले से एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था, और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ चौसर, क्योंकि इस एज का जो मेजर राइटर था वो चौसर था। एंग्लो नॉर्मन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने डिस्कस किया था कि एंग्लो नॉर्मन एज में बहुत सारी कैलामिटीज़ और अपहीवल्स आए, यानी ब्लैक डेथ आई, पेजेंट्स रिवोल्ट हुई। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद लिटरेचर के हवाले से ये एज एक फाउंडेशनल ब्रिक का रोल प्ले करती है। अब इस एज को, एज ऑफ चौसर को एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है इसको? इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेंट ऑगस्टाइन क्रिश्चियनिटी लेके आया था इंग्लैंड में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे वो थियोलॉजी यानी कि रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे, और वो ज़िंदगी के हर एक पहलू को मज़हब के हवाले से देखते थे। लॉजिक का कोई उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑल इन ऑल अथॉरिटी चर्च के पास थी, यानी गवर्नमेंट भी चर्च के ऑफिस होल्डर्स की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो चर्च है वो करप्ट होती गई, यानी ज़ाहिरी तौर पर चर्च जो थी वो तबलीग करती थी अपने मज़हब की, लेकिन हकीकत में हर तरह की बुराई चर्च में मौजूद थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उनका चर्च पर से फेथ जो था, उनका अकीदा जो था, उनका यकीन जो था चर्च पर, वो ख़त्म होता गया, और लोगों ने हर चीज़ को मज़हब की बजाय लॉजिक के साथ सोचना शुरू किया, और इस तरह लोग इन मॉडर्न इनोवेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते गए। यहाँ पे एक चीज़ आती है लॉलर्ड्स मूवमेंट की, LOLLARDS। ये लॉलर्ड्स कौन थे? ये फॉलोअर्स थे जॉन वाइक्लिफ के। और ये मूवमेंट क्या थी कि जब चर्च में मैल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, यानी मोरालिटी ख़त्म होती गई, तो जॉन वाइक्लिफ ने चर्च की ऑल इन ऑल अथॉरिटी के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की जिसे लॉलर्ड्स मूवमेंट कहते हैं। और लॉलर्ड्स एक्चुअली फॉलोअर्स थे जॉन वाइक्लिफ के, जिसने बाइबल की ट्रांसलेशन भी की थी। उसके बाद आ जाता है चौसर। चौसर 3 रूलर्स यानी 3 मोनार्क्स का आई विटनेस है, यानी इसने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी उसमें 3 बादशाहों का दौरे हुकूमत इसने देखा, जिनमें एक था रीन ऑफ एडवर्ड III, रिचर्ड II, हेनरी IV। ये एक कर्टियर भी था, इनके मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी इसने काम किया, सिविल सर्वेंट था, पोएट भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। जो वर्ड है चौसर, ये ओरिजिनेट हुआ फ्रेंच वर्ड चौसियर से, जिसका मतलब है मेकर ऑफ फुटवेयर, यानी इन सम वे ये रिलेट करता है लेदर के साथ। और इस फैमिली का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो भी वाइन और लेदर थी। अच्छा, अब चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी राइटिंग में हेरोइक कपलेट को यूज़ किया। अच्छा, अब जो चौसर की राइटिंग्स हैं उनमें चौसर उस वक्त के अंग्रेज़ माशरे की एक तस्वीर पेश करता है, और जो इसकी राइटिंग्स हैं उनमें फॉर द फर्स्ट टाइम 2000 इंग्लिश वर्ड्स मिले, यानी ये पहला राइटर था जिसने इंग्लिश में लिखा, और 2000 अल्फाज इंग्लिश के हमें इसकी राइटिंग्स में मिलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को जिस तरह ये डायलॉग और एक्शन के थ्रू डिपिक्ट करता है, उसने बाद में आने वाले ड्रामाटिस्ट के लिए एक गाइडेंस का रोल प्ले किया, और बाद में आने वाले नॉवलिस्ट के लिए एक गाइडेंस का रोल प्ले किया। अब इन बेसिस की वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, रियलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह इसने अपनी कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया वो उस वक्त की इंग्लैंड की सोसाइटी की एक ट्रू डिपिक्शन है। इसको एक ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है और एक नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, अब चौसर जो था ये इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और लैटिन पे भी अबूर रखता था। इस लिहाज से इसके जो वर्क्स हैं वो 3 फेजेस में फॉल करते हैं।
जो इसकी राइटिंग की पहली फेज़ थी उसमें इसने इमिटेट किया फ्रेंच मॉडल्स को, यानी फ्रेंच राइटिंग्स की ट्रांसलेशंस की, जिसकी एक इम्पोर्टेंट पोइम थी ले रोमन डे ला रोज। उसके बाद इसकी दूसरी बुक थी द बुक ऑफ डशेस, जो कि एक एलिजी थी। एलिजी को उर्दू में हम मरसिया बोलते हैं। जो कोई भी शख्स के मरने पे नज़म लिखी जाती है उसे हम एलिजी बोलते हैं। और ये बुक इसने लिखी थी योन ऑफ गॉन्ट की वाइफ के बारे में। और योन ऑफ गॉन्ट का हमने पढ़ा था कि ये एडवर्ड III का बेटा था, जो कि डूक था लैंकेस्टर का, और इसकी और चौसर की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। अब जो इसका फ्रेंच पीरियड था चौसर का, उसमें जो दूसरे इसके वर्क्स हैं उनमें आ जाता है कंप्लेन अनटू पिटी, ABC इसकी एक पोएम है, जिस पोएम का हर एक स्टैंजा अल्फ़ाबेटिकली एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ शुरू होता है। यानी पहला स्टैंजा A के साथ शुरू होता है, दूसरा स्टैंजा B के साथ शुरू होता है, और इसी तरह ये आगे पोएम चलती है। चौसर का जो दूसरा पीरियड था वो था इटालियन लिटरेचर का, जिसमें इसने जो राइटिंग्स लिखी वो ज़्यादातर दांते की डिवाइन कॉमेडी और बोकासियो की मुख्तलिफ पोएम्स इन्फ्लुएंस होके इसने अपनी राइटिंग्स लिखी। इस पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स में आ जाता है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रासेड, स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा और हाउस ऑफ फेम। आगे है चौसर का इंग्लिश पीरियड, जो इसका थर्ड पीरियड है, जिसमें इसने इंग्लिश में राइटिंग्स लिखी, जिसके दो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, एक है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और एक है कैंटरबरी टेल्स। इसका जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इसमें ये डिस्कस करता है 29 पिलग्रिम्स को जो कैंट में सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब तक जितनी भी लिटरेरी टर्म्स को पढ़ा उनको, और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को। अस्सलाम वालेकुम,